हेलो एवरीवन। आज से हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये बीकॉम सेकेंड सेम का पार्ट है। तो आज हम सबसे पहला टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। डिमांड जो टॉपिक है ये आई गेस सबने पढ़ा होगा। आपने 11th-12th में डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, सप्लाई, ये सारी चीज़ें पढ़ी है ना। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे हम डिमांड की बात करते हैं उससे पहले एक दो वर्ड्स और हैं जो कहीं ना कहीं हमें थोड़े से कोरिलेटेड से लगते हैं। तो पहले हम वो डिस्कस करते हैं, फिर जानते हैं कि इसमें डिमांड में और जो हम डिस्कस करने वाले हैं सब में क्या डिफरेंस है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 3 वर्ड्स दे रखे हैं आपको, नीड, वांट और डिमांड। अब पहले देखते हैं इन तीनों में क्या डिफरेंस है। तो इसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि हम एक्चुअल में क्या डिस्कस करने वाले हैं आज। सबसे पहला है नीड। अब आपको इसमें वर्ड से समझ में आ रहा है, नीड मतलब ज़रूरत। आपको जिन चीज़ों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़रूरत इन द सेंस कि आप इन चीज़ों के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। ये आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। आप इसको किसी भी तरीके से अर्न करना चाहते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। जैसे आप सुनते हैं ना कि चोरी हो गई या किसी ने चोरी कर ली अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी जो लिविंग है वो अर्न करना चाहते हैं। तो ये आपकी जो ज़रूरतें हैं वो इतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं कि आप इसको किसी भी तरीके से अर्न करना चाहते हैं। दैट इज़ योर नीड। आपके पास परचेजिंग पावर हो या ना हो, आपको उन ज़रूरतों को पूरा करना है क्योंकि आपको सरवाइव करना है। नेक्स्ट इज़ वांट। वांट मतलब होता है हमारी एक डिज़ायर। मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बिना आप जी नहीं सकते, आप इसके बिना जी सकते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए मुझे BMW चाहिए, दिस इज़ माई डिज़ायर। अब ज़रूरी थोड़ी मेरे पास इसके लिए पैसा है या मैं इसके बिना जी नहीं सकती हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज़ योर वांट। आई डोंट हैव द परचेजिंग पावर, मतलब मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं ख़रीदना चाहती हूँ, ठीक है। दैट इज़ योर वांट। अब लास्ट वर्ड आता है आपका डिमांड, जो हम एक्चुअल में डिस्कस करने वाले हैं, और इसी के बाद हम डिमांड शेड्यूल और ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, राइट। जब भी हम डिमांड की बात करते हैं, डिमांड इज़ जैसे हम इकोनॉमिक टर्म्स में जब हम पढ़ते थे ना कि मार्केट डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी दे रखी है, तो मार्केट में डिमांड कौन करेगा? जिसको ख़रीदना भी है प्लस उसके पास पैसे भी हैं। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। जिसके पास पैसे तो हैं वो ख़रीदना भी चाहता है। दोनों चीज़ें जो हैं दोनों पॉजिटिव नेचर में हैं, ठीक है, पॉजिटिव साइड है। दैट इज़ योर डिमांड। तो जैसे इसमें भी लिखा हुआ है कि इफ़ अ कस्टमर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय अ नीड, इट मीन्स दैट दे हैव डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर नीड, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं क्योंकि मेन टॉपिक जो है वो हमारा डिमांड ही है। डिमांड एक ऐसी डिज़ायर है जो किससे सपोर्ट कर रही है? विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट। मैं उसको पे भी करने के लिए तैयार हूँ और मैं एक्चुअल में उसको ख़रीदना भी चाहती हूँ, ठीक है। और अगर आपके पास अगर हम सिर्फ डिज़ायर की बात करते हैं तो हम उसमें विलिंगनेस होती है पर हमारे पास एबिलिटी टू पे वो कहीं ना कहीं लैकिंग होती है। क्लियर? अब बात करते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं हम मीनिंग ऑफ डिमांड में। जब हम ग्राफ बनाते हैं डिमांड का, अगर आप कुछ थोड़ा बहुत याद आपको आ रहा होगा, तो हम देखते थे कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव रिलेशनशिप है। वो अभी हम फ़िलहाल नहीं डिस्कस करेंगे, बट 2 चीज़ें हैं जो हम हमेशा कंसीडर करते थे, दैट इज़ प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। तो अब हम इसके टर्म्स में भी समझने की कोशिश करते हैं कि प्राइस का, क्वांटिटी का, टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है इन सब चीज़ों में। तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, डिमांड इज़ ऑलवेज रेफर्ड टू इन टर्म्स ऑफ प्राइस एंड बियर्स नो मीनिंग इफ़ इट इज़ नॉट एक्सप्रेस इन रिलेशन टू प्राइस। अगर आप डिमांड की बात करते हैं
तो प्राइस फैक्टर तो उसमें आना ही है। विदाउट प्राइस क्या मैं डिमांड की बात कर सकती हूँ? नहीं, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हम मॉनेटरी टर्म्स में जब बात करते हैं चीज़ों की। तो जब तक हम मॉनेटरी टर्म्स में बात नहीं कर रहे हैं, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में कर रहे हैं, तो हम उसमें एक्चुअल जो एस्टिमेट है वो लगा ही नहीं सकते हैं। ठीक है। उसके बाद डिमांड इज़ ऑलवेज रेफर्ड इन टर्म्स ऑफ अ टाइम पीरियड एंड बियर्स नो मीनिंग इफ इट इज़ नॉट एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू अ टाइम पीरियड। आपने सीजनल डिमांड सुना होगा। अगर मान लीजिए जैसे अगर रेनी सीज़न है तो किसकी डिमांड रहेगी? अम्ब्रेला की डिमांड रहेगी, रेनकोट की रहेगी। जब रेनी सीज़न है ही नहीं तो क्या इन चीज़ों की डिमांड रहेगी? नहीं रहेगी। तो आप जब भी डिमांड की बात करते हैं, आप प्राइस के टर्म्स में अगर बात कर रहे हैं, प्राइस ज़्यादा है, क्वांटिटी कम रहेगी। क्वांटिटी कब ज़्यादा रहेगी? जब प्राइस कम होगा। ठीक है, ऑपोजिट रिलेशनशिप रहेगा। इसके साथ साथ टाइम पीरियड जो है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी जो डिमांड है ज़रूरी नहीं है वो लॉन्ग रन तक सेम रहे, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक भी हो सकती है। और अगर वो टाइम पीरियड में फुलफ़िल नहीं होती है तो हो सकता है जो आपका कस्टमर है वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ स्विच कर ले। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा डिमांड का हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की। जहाँ पर भी वर्ड शेड्यूल आ जाए आप समझ लीजिए कि हम इसको, जो भी चीज़ है, जो भी आपको फैक्टर्स दे रखे हैं, हमें इसे टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। दैट्स इट। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो दो फैक्टर्स कंसीडर करते हैं, प्राइस और क्वांटिटी, तो हम यहाँ पे उस शेड्यूल में यही दोनों फैक्टर्स का रिलेशनशिप देखने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो आपके शेड्यूल हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और दूसरा है मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल में हम एक इंडिविजुअल या एक पर्टिकुलर फर्म को कंसीडर करते हैं। ठीक है, मतलब हम एक चीज़ को कंसीडर कर रहे हैं, वो फर्म भी हो सकती है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है। और जब हम मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करते हैं तो जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबको कंबाइन कर दीजिए, आपकी मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाएगा। ठीक है, इंडिविजुअल में एक, मार्केट में ग्रुप। अब आज का जो लास्ट टॉपिक है दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, मतलब डिमांड इससे बढ़े या फिर कम होती है। ठीक है, ये फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्राइस फैक्टर, जो अभी हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, ये आप लॉ ऑफ डिमांड में भी पढ़ेंगे। प्राइस ज़्यादा, क्वांटिटी कम, प्राइस कम, क्वांटिटी ज़्यादा। ठीक है, ये कस्टमर का बिहेवियर यही रहता है ना कि अगर मुझे कोई चीज़ सस्ते में मिल रही है तब तो मैं क्वांटिटी ज़्यादा परचेज़ कर लूँगी, और अगर मुझसे प्राइस ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है तो मैं सोचूंगी नहीं, कम कर लेते हैं, इतना भी ज़रूरी नहीं है ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो प्राइस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नेक्स्ट इज़ इनकम ऑफ कंज्यूमर्स। अगर आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा है तो मतलब आपकी परचेजिंग पावर ज़्यादा हो गई, आप ज़्यादा चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं, आपका कंजम्पशन लेवल ज़्यादा हो जाएगा, तो आप ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेंगे। और इसका जस्ट ऑपोजिट केस कब रहेगा? जब आपके पास पैसा कम है, आपकी जो इनकम है वो कम है। नेक्स्ट इज़ प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अच्छा, ऐसे ही प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट्स और ऐसे ही हमारा प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, इन दोनों को, सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स होते हैं, इनको हम एक ही कैटेगरी में अगर हम बोलें तो दैट इज़ रिलेटेड गुड्स। अब वो कैसे रिलेटेड है? सब्सटीट्यूट का मतलब क्या होता है कि अगर एक सामान है हमारे पास, उसकी प्राइस मान लीजिए ज़्यादा हो गई, फॉर एग्जांपल टी और कॉफ़ी, ये हमारे सब्सटीट्यूट गुड्स हैं, हम एक को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। अगर टी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो और कॉफ़ी का प्राइस कम है, तो हमने क्या किया, हम टी को परचेज़ नहीं कर रहे, हमने क्या किया, हम स्विच कर गए कॉफ़ी पर। तो इसका मतलब ये है कि अगर टी का प्राइस बढ़ा, डिमांड किसकी रेज हो गई? कॉफ़ी की, और जस्ट इसका ऑपोजिट केस दूसरे में हो गया। ठीक। नेक्स्ट इज़ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब आपके जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, जैसे कार और पेट्रोल। अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर, मतलब इनकी जो डिमांड होती है वो साथ में अराइज होती है, तो अगर एक का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर कमोडिटी जो है उसका प्राइस फॉर एग्जांपल बढ़ गया, तो मैं तो दूसरे की डिमांड कम कर दूंगी ना।
तो ये होते हैं आपके प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। नेक्स्ट इज चेंज इन टेस्ट और फैशन। जो आजकल का टाइम है, वी गो विद द ट्रेंड। जैसा सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, हम सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं। जो चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं उस चीज़ की डिमांड होती है। तो डिमांड किसकी अराइज हो रही है? जो चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं। तो हमारी जो प्रेफरेंसेस होती हैं वही चेंज होती रहती हैं। और आजकल हम देखते हैं कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, वैरायटी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है हमारे पास। तो हमारी जो डिमांड है वो उसी अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। नेक्स्ट इज सीजनल, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था रेनी सीजन वाला। तो डिमांड कब अराइज होगी, प्रॉफिट भी आपको कब होगा? जब वो पर्टिकुलर टाइम चल रहा होगा, लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे। अच्छा, जैसे कोविड वाले टाइम पर आपने देखा था डिमांड किसकी ज़्यादा थी? सैनिटाइज़र की ज़्यादा थी, मास्क की ज़्यादा थी। ठीक, अब मान लीजिए जब कोविड वाला टाइम है ही नहीं, क्या हम फिर भी परचेज़ करेंगे? क्या हमने वही आदतें अपनाई हुई हैं अभी भी कि हमें मास्क ज़रूर लगाना है या हमें सैनिटाइज़ करना है? क्या वो उस लेवल तक है डिमांड? नहीं। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो सीजनल। मतलब हर एक पर्टिकुलर चीज़ का एक टाइम होता है जिसमें उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा होती है। लास्ट इज़ एडवर्टाइजिंग। लोग एडवर्टाइज़ क्यों करवाते हैं? ताकि आप अवेयर हो जाएं एज अ कस्टमर, आपको सारी चीज़ें पता हो, मार्केट में क्या चीज़ चल रही है ये आपको पता हो। तो अगर आपका एडवर्टीज़मेंट अच्छा होगा, प्लस जब आपसे लोग प्रोडक्ट परचेज़ करने आते हैं वो खुश भी होते हैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करके, तो उसकी जो डिमांड है वो अल्टीमेटली राइज हो जाएगी। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं डिमांड के। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे जब हम लॉ ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे और भी जितने भी फैक्टर्स हैं हम उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।